हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस करते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, क्या टॉर्क होता है और उस पर कितने अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर है बच्चों? तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर आप दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को, जिनका मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है, नेचर क्या है, अपोजिट है, उनको स्मॉल डिस्टेंस पर अगर रखते हो तो उस कॉम्बिनेशन को बच्चों हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बच्चों, बात है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ये कह रहा हूं एट एवरी या एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, क्या एट ईच पॉइंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। क्लियर है इतनी बात? तो क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? यानी कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट हो, यानी सेम हो। उसे बच्चों बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है इतनी बात? चलो, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो बच्चों हम उसे पैरेलल लाइन से शो करते हैं। किससे बच्चों? पैरेलल लाइन से। ये आपको जो पैरेलल लाइन शो हो रही हैं, ये दिखा रही हैं किसको? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्लियर है इतनी बात? ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक डाइपोल को रखेंगे और उस डाइपोल पर कितना फोर्स है, क्या टॉर्क लग रहा है, कितनी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, उन सबको हम निकालेंगे। चलो बच्चों, अब एक एक करके देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक डाइपोल ले रहे हैं। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of two equal and opposite point charge minus q and plus q separated by a small distance। क्लियर है इतनी बात? by a small distance to a। हमने क्या करा है, एक डाइपोल लिया है और उस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। चलो भाई, ये आपके पास है माइनस क्यू और यहाँ से 2a डिस्टेंस पर क्या रख दिया है बच्चों? एक ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। ये हमने क्या कर दिया, डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस पर कितना अमाउंट ऑफ फोर्स होगा। चलो भाई, अब देखो इस पर अगर आप फोर्स देखोगे, किस पर? प्लस क्यू चार्ज पर, यानी कि फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। तो कितना होगा बच्चों? तो इस पर जो फोर्स होगा वो QE होगा। भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फिजिकल टू QE। किस डायरेक्शन में होगा? तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। किधर होगा? अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। क्लियर है? अब अगर मैं फोर्स निकालता हूं किस पर बच्चों? फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। कितना होगा? QE ही होगा, लेकिन उस पर जो एक पर फोर्स इधर है तो एक पर फोर्स इधर है। इस पर अपना फोर्स QE है तो इस पर भी फोर्स कितना है? QE है। और इसकी डायरेक्शन कितनी होगी? इन डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है इतनी बात? यानी कि एक पर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और एक पर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितना हुआ बच्चों? तो अगर नेट फोर्स की बात करते हैं तो नेट फोर्स हो जाएगा QE माइनस QE, यानी कि 0।
तो हमारे पास जो टोटल फोर्स आया वो कितना आ गया, 0। इतनी बात क्लियर है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम क्या कर रहे हैं, एक डाइपोल ले रहे हैं, उस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उस प्लस पर चार्ज लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, माइनस पर चार्ज लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, वो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। अब हम क्या दिमाग में आता है, अगर नेट फोर्स 0 है तो क्या टॉर्क भी 0 होगा? तो नहीं बच्चों, टॉर्क 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों इस पर अगर आप देखें तो प्लस और माइनस चार्ज पर जो फोर्स लग रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, जो एक कपल का फॉर्मेशन करते हैं। वही कपल बच्चों इस पर क्या करता है, एक टेंडेंसी रख रहा है किसको, घुमाने की। यानी कि टॉर्क 0 नहीं है, सिर्फ क्या 0 है, फोर्स 0। अब देखते हैं बच्चों कि टॉर्क क्या होता है इसका। यहां तक बात क्लियर होगी? कोई दिक्कत हो बताओ। चलो भाई, अब देखते हैं बच्चों टॉर्क कि क्या लगेगा इस पर टॉर्क। फोर्स आपको समझ में आ गया? चलो भाई, अब देखते हैं कि टॉर्क कितना होगा। अब आता है हमारे पास टॉर्क ऑन डाइपोल। चलो, अब बच्चों हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वही हम ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने क्या करा है, ये एक अपना डाइपोल रख दिया, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को, और ये जो डिस्टेंस है इसको क्या ले लिया है, 2a। क्लियर है इतनी बात? और यहाँ से इसका जो एंगल है बच्चों उसे मान लिया है थीटा, और इस पॉइंट को मान लेते हैं c। क्लियर है? फोर्स की अगर बात करें, देखो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर लगेगा QE, और इस पर जो फोर्स लगेगा बच्चों उसकी डायरेक्शन इधर होगी QE। F नेट तो हमारे पास क्लियर है कि जो टोटल फोर्स होगा वो 0 होगा। अब देखो बच्चों, एक इधर फोर्स लग रहा है, इस पर इधर फोर्स लग रहा है, दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं जो कपल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब अगर देखें तो अगर हम इस पॉइंट के अबाउट देखें तो ये इधर घुमाने की टेंडेंसी रख रहा है या नहीं? यानी कि इसमें जो टॉर्क है तो क्या होगा टॉर्क? आपने फॉर्मूला पढ़ा था, टॉर्क क्या होता था? तो बच्चों टॉर्क जो होता है वो हमेशा एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट या किसी पॉइंट के अबाउट ही लगता है। जैसे आपने दरवाजे देखे होंगे, अब ऐसे तो नहीं अगर आप दरवाजे को जो कब्जे होते हैं उन्हें खोल दो तो क्या आप टॉर्क लगा सकते हो? नहीं। दरवाजे जो होते हैं एक पॉइंट पर फिक्स्ड होते हैं और आप उस पर क्या लगते हो, फोर्स अप्लाइड करते हो। तो जो ये डिस्टेंस है फोर्स की और जो ये फिक्स्ड एक्सिस है, इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और जो फोर्स लगाते हैं उनकी प्रोडक्ट को हम बोलते हैं टॉर्क। क्या बताया मैंने कि आपका ये दरवाजा है, इस पॉइंट पर ये फिक्स है, आपने इस तरह से फोर्स लगाया, वो घूमेगा इधर, यानी कि ये फोर्स हुआ और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों उसे बोलते हैं टॉर्क। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया, टॉर्क क्या हो जाएगा, इसमें बोल सकते हो आइदर फोर्स, कोई सा भी फोर्स ले सकते हो, एंड प्रोडक्ट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है बच्चों, दो फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और किसी भी फोर्स के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो क्या होगा, टॉर्क होगा। अब आपको डायरेक्शंस कैसे निकालनी, जब कभी भी आपको डायरेक्शन निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? चलो बच्चों मैं निकालते सिखाता हूं आपको। अब ये है, आप इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, आपने इधर से फोर्स लगाया तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, घूमने की इधर ही तो होगी या नहीं? मतलब ऐसे है, तुम किसी चीज को ऐसे धकेलते हो तो इस पॉइंट पर अगर ये फिक्स है तो ये ऐसे घूमेगा, हाँ या ना? ठीक है। और अगर मान लो आप ऐसे घुमा रहे हैं, इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इस तरह से। यानी कि जब कभी भी आपको देखना है तो आप इस तरह से रखें, आप फिक्स हो गया, वो इधर से फोर्स लगाएं, जब फोर्स लगाओगे तो ये घूमेगा। ऐसे ही इसकी जो टेंडेंसी होगी वो किधर होगी, ये फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसकी टेंडेंसी किधर होगी घूमने की, तो इधर होगी। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई, ये समझ में आ गया कि टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क मैंने आपको बताया फोर्स, और जिस पॉइंट ऑफ एक्सिस से आप क्या कर रहे हैं उसको घुमा रहे हैं, फोर्स और उसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट को हम बोलते हैं टॉर्क। क्लियर है? अब देखो फोर्स कितना है, तो फोर्स है हमारे पास QE और डिस्टेंस है दिस। ये डिस्टेंस कितनी होगी? अगर आप इस डिस्टेंस को देखो तो इस ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाँ या ना?
तो अगर मैं साइन थीटा लगाऊं तो कितना होगा, BC अपॉन ए, ये हो जाएगा AB। तो हमारे पास जो BC आएगी वो बच्चों हो जाएगी AB साइन थीटा, और AB की वैल्यू बच्चों कितनी है, तो 2A, हाँ या ना। तो हमारे पास BC आ गई 2A साइन थीटा। चलो भाई अब देखो टॉर्क, टॉर्क हो जाएगा फोर्स, फोर्स कितना है, QE, डिस्टेंस 2A साइन थीटा, क्लियर है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होता है बच्चों टॉर्क। चलो भाई अब देखो आपने Q इंटू 2A, ये क्या होता है आपको पता है, याद करो ये क्या था, डाइपोल मोमेंट। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास P इजिकल टू होता है Q इंटू 2A। तो क्या मैं इस की जगह पर ये रख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई रख देते हैं, तो टो आ जाएगा PE साइन थीटा, हाँ या ना। तो ये हमारा टॉर्क आ गया, कोई दिक्कत हो बताओ। और अगर मैं बच्चों इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टो इज इक्वल टू P क्रॉस E, हाँ या ना, कोई दिक्कत। चलो भाई अब देखो बच्चों, अब अगर डायरेक्शन की बात करें, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, निगेटिव से पॉजिटिव। चलो भाई तो ये डायरेक्शन होगी किसकी, P की। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो इधर है, एंगल किधर है, तो ये है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, P से E की ओर को हाथ घुमाओ, तो आपके पास जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की ओर होगी। मैं उसे ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये हो गया अपना टॉर्क, कोई दिक्कत, क्लियर है। और टॉर्क की आपको यूनिट पता ही है, यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर, क्लियर है। डायमेंशन भी आपको पता है इसकी टॉर्क की, तो मैं आपको लिख देता हूँ, इसकी जो यूनिट हो जाती है वो कितनी होती है, न्यूटन इंटू मीटर, और डायमेंशन हो जाती है बच्चों ml²T-2, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। हमारे पास जो टॉर्क होता है वही उसकी यूनिट वर्क डन की होती है। इतनी बात समझ में आ गई कि टॉर्क क्या से निकाला, तो टॉर्क सिंपल क्या हुआ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और Q इंटू 2A की जगह क्या लिख दिया, P, क्लियर है इतनी बात। तो टो इज इक्वल टू क्या आ गया, P क्रॉस E, कोई दिक्कत। अब देखो बच्चों, जब डायरेक्शन निकालनी तो मैंने P से E की ओर को घुमाया, P से E की घुमा, जैसे इसको घुमाते ना ये, तो अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे तो वो कहाँ जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। तो जो डायरेक्शन होगी वो टॉर्क की किधर होगी, इस बोर्ड के अंदर, क्लियर है। चलो भाई अब देखो, इसका अगर आप ग्राफ देखना चाहें तो ग्राफ भी देख सकते हैं। एक तरफ लेते हैं थीटा और एक तरफ लेते हैं टॉर्क, हाँ या ना। अब देखो इधर साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, देखो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो टॉर्क भी 0 होगा, हाँ या ना। और जब थीटा 90 होगा तो टॉर्क की बच्चों मैक्सिमम वैल्यू होगी PE। तो ग्राफ वैसे ही बनेगा जैसे साइन का बनता है, 0 पर 0 और 90 पर यानी π/2 पर सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, और फिर 180 पर 0 हो जाएगी। इस तरह से आपका ये आपकी 2π हो गई और ये आपका 3π/2, बिल्कुल वैसे ही कर्व बनेगा जैसे कि इसका बनता है साइन का, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। फटाफट इसे नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रख रहे हैं और आपसे पूछा जाए उसका मोशन कैसा होगा, या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसका मोशन कैसा होगा, इस पर बोर्ड पर क्वेश्चन पूछा गया हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस पर खास अभी बिल्कुल ध्यान से देखना है इसको, ठीक है ना बच्चों। चलो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किस में रख रहे हैं, सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसमें केस बना लेता हूं, केस फर्स्ट, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है इतनी बात, ठीक है बच्चों। देखो अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इतनी बात तो कंफर्म है कि उसका एफ नेट क्या होगा, 0 होगा। यानी कि एफ नेट अगर 0 है तो इसका मतलब उसमें कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, सिर्फ कौन सा मोशन होगा, रोटेटरी। यानी जो भी इसका मोशन होगा वो आपका क्या होगा, रोटेटिंग मोशन है, क्लियर है इतनी बात। कैसा मोशन होगा, रोटेटिंग, ये ध्यान रखोगे। अब अगर मैं मान लो
ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं इसमें प्लेस कर देता हूँ डाइपोल को किस एंगल पर, ये रख दिया गया है बच्चों थीटा इज इक्वल टू 0 पर। अगर थीटा 0 होगा तो एफ नेट तो 0 है ही, और टॉर्क भी क्या होगा बच्चों 0 होगा। क्यों, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो टॉर्क भी क्या होगा 0 होगा। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अब बच्चों हमारे पास केस सेकंड आता है। इस केस सेकंड के 2 पार्ट कर लेते हैं। एक पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करा लेते हैं और एक पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करा लेते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो अब ये कौन सा हो गया कि व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, इसमें रख रहे हैं। अब इसका पहला केस बच्चों मैंने क्या बताया कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग अलोंग पी, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका डाइपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। तो अब ध्यान से देखो, थीटा तो 0 है, थीटा 0 होगा तो बच्चों टॉर्क तो 0 होगा। अब फोर्स की बात करते हैं, ये माइनस और ये आपका प्लस। अब देखो जो फोर्स यहां पर लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ेगा, यानी कि यहां पर जो होगा वो मोर फोर्स होगा, और यहां पर बच्चों कैसा फोर्स होगा तो लेस फोर्स होगा। हाँ या ना भाई, इधर ज्यादा क्यों है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है F इज इक्वल टू क्यू ई। अब इधर फोर्स ज्यादा, इधर फोर्स कम है, तो जो नेट फोर्स हुआ वो किधर हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। यानी कि हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम बोल सकते हैं, क्लियर इतनी बात, आप इसलिए भी बोल सकते हैं कि अलोंग टू डाइपोल मूवमेंट, दोनों में से कोई सी भी बात बोल सकते हो। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अब इसी का सेकंड केस लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है डिक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग किधर अलोंग डाइपोल मूवमेंट। अब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, ये है आपका, ये माइनस और ये प्लस। अब देखो बच्चों, इधर जो फोर्स होगा अब ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, इसका मतलब इधर फोर्स ज्यादा और इधर फोर्स क्या होगा कम। तो ये आपका मोर फोर्स है और इधर बच्चों कैसा है तो लेस फोर्स है। अब ये कह सकते हैं जो नेट फोर्स होगा वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड या डाइपोल मूवमेंट होगा या नहीं होगा। यानी कि कह सकते हैं कि नेट फोर्स किधर हुआ, नेट फोर्स अलोंग या नेट फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो, अगर क्या नाम है इसमें हम इसको रोटेट कराएं तो रोटेट भी करता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल आपसे पूछा जाए कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो बच्चों खास ध्यान रखोगे इसमें दोनों मोशन होते हैं। क्या होते हैं, दोनों के दोनों मोशन, ये ध्यान रखोगे। इसके अंदर जो मोशन होगा वो होगा, आप ये ध्यान रखना, मोशन जो होगा वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन और रोटेशन। ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों मोशन होते हैं जब भी हम बच्चों किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। क्यों, क्योंकि आपको तो कंफर्म है कि रोटेट तो करना ही है।
क्योंकि उस पर क्या लग रहा है, कपल लग रहा है। लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं है। अब अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो समझ लो ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एफ नेट क्या है, जीरो है, तो सिर्फ उसमें क्या होगा, रोटेटरी मोशन होगा। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। ये समझ में आ गया कि भाई अगर आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपका सिर्फ रोटेटरी मोशन है, और आपका अगर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके अंदर आपका ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी यानी उसके कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर है इतनी बात। चलो तो जल्दी से फटाफट से नोट करो। अब देखते हैं बच्चों कि अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराएं तो रोटेट कराने में उसमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो रही है, अब ये देखते हैं। चलो भाई, अब हमारा टॉपिक आता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें से भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है बच्चों कि किसके ऊपर, ये बनता है इक्विलिब्रियम के ऊपर। 100% बोर्ड में आने के चांस होते हैं इसके। चलो भाई बहुत ध्यान से देखना इसको भी। कोई दिक्कत हो तो चलो बताओ। चलो भाई बच्चों, हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। क्लियर है इतनी बात। चलो अब देखो बच्चों, अपना वही है कि आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रख दिया। क्लियर है इतनी बात। अब अगर देखो तो ये डिस्टेंस कितनी थी, तो बच्चों 2a थी। इस पर फोर्स लग रहा था QE और इस पर फोर्स लग रहा था QE इस डायरेक्शन में, और ये एंगल आपका था थीटा। अगर बच्चों मैं इसको घुमाता हूँ, देखो भाई अगर मैं इससे पहले आपको बताया था टॉर्क कैसे लग रहा था, इस तरह से घूम रहा था। लेकिन अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में घुमाऊं तो मुझे घुमाने में वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन बच्चों एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्लियर इतनी बात। मैंने क्या बताया कि अगर आप इस डाइपोल को घुमाओगे तो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, और वही वर्क डन आपकी एनर्जी की फॉर्म में क्या हो रहा है बच्चों, स्टोर हो रहा है। क्लियर इतनी बात। चलो भाई, अब अगर मान लो आप इसे डी थीटा एंगल से घुमा देते हो, किस एंगल से, डी थीटा, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो आपको फॉर्मूला याद है वर्क डन का, क्या होता था, वर्क डन होता था हमारे पास टॉर्क इनटू थीटा। ये तो होता था जब हम किसी भी बॉडी को रोटेट करते थे। तो वर्क डन इन रोटेटिंग a dipole through a small angle d theta। तो वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल d थीटा, तो कितना वर्क डन हो जाएगा, तो dw हो जाएगा टॉ इंटू d थीटा। क्लियर है इतनी बात। कोई दिक्कत तो, मतलब क्या करा है मैंने, इसको बहुत ही छोटे एंगल से क्या कर दिया है बच्चों, घुमा दिया है। ये यहाँ था तो मैंने इसको कितने एंगल से घुमा दिया है, ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, तो मैंने इसको टी थीटा एंगल से क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है। तो इसको रोटेट करने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, वो होगा टॉ इंटू डी थीटा। और अभी टॉ का फॉर्मूला आपके पास आया था, कितना था टॉ का फॉर्मूला, पीई साइन थीटा। कोई दिक्कत। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं तो वर्क डन आ जाएगा आपका पीई। लिमिट कहाँ से रखने हैं, मान लो मैं इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा रहा हूँ, किसी एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक, साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है इतनी बात। तो वर्क डन हो जाएगा पीई, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस के कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, तो मैंने क्या बताया कि अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी डी थीटा एंगल से अगर रोटेट कराता हूं तो उसका वर्क डन होता है टो इंटू डी थीटा। टो का फॉर्मूला भी बताया था पीई साइन थीटा, और हम कहां से कहां तक घुमा रहे हैं, किसी एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अब इसमें लिमिट रखते हैं तो क्या आएगी, पीई माइनस, एक बार
अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। चलो भाई, एक बार रख दिया θ2 और एक बार रख दिया θ1। तो हमारे पास W आ गया PE cos θ1 माइनस cos θ2। और यही वर्क डन बच्चों किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास U आ गया PE cos θ1 माइनस cos θ2। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो, यहाँ से बच्चों मैं दो केसेस के बना रहा हूँ। हो सकता है कि आप कहाँ से घुमा रहे हैं, ये भी तो डिपेंड करेगा। मान लो आपका जो स्टार्टिंग एंगल है वो 0 है। कितना है? θ1 आपका 0 है और θ2 आपका थीटा है। क्लियर है? आप इसमें रखो U = PE cos 0 क्या होता है? 1, तो 1 माइनस cos थीटा। हाँ है ना। दूसरा केस होगा कि आप अगर मान लो कहाँ से घुमा रहे हैं, 90 डिग्री से। कहाँ तक घुमा रहे हैं? थीटा तक। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? U cos 90 0, तो ये आ जाएगा PE माइनस के cos थीटा। तो U आ गया माइनस के PE cos थीटा। आप चाहो तो इसको P.E भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों? स्केलर। क्योंकि दो वेक्टर की अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो भी आती है क्वांटिटी वो एक स्केलर होती है। तो कैसी है ये? कि स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट की बात करें तो आपको पता है जूल होती है, और डायमेंशन आपको इसकी पता है ml² T-2 है। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया कि अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो तो आप उसे जिस अमाउंट ऑफ एंगल से घुमा रहे हैं, अगर वो d थीटा है तो उसमें जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो टो इंटू d थीटा होगा। टो इज इक्वल टू क्या है? P sin थीटा। साइन थीटा का आपने इंटीग्रेशन किया माइनस के कोस थीटा, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट रखी, तुम्हारे आ गया। इसमें हमने दो केस की स्टार्टिंग कर ली कि एक हम 0 से घुमा रहे हैं थीटा तक, या 90 से घुमा रहे हैं कहां तक? थीटा तक। इतनी बात क्लियर है? फटाफट इसे लिखो। अब देखते हैं बच्चों इसमें हम क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो बच्चों आपने जो इक्विलिब्रियम है वो 3 तरह के आपने देखे होंगे क्लास 11th में। एक होता था स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता था न्यूट्रल। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं कि सपोज करो ये एक बॉल है और इसके अंदर मैंने एक बॉल रख दी। अगर मैं इस बॉल को हल्का सा डिस्प्लेस करूं तो ये इधर जाएगी, इधर जाके फिर वापस वहीं पर आ जाएगी, नहीं आएगी। यानी कि अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ रही है। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम स्टेबल। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, इसे क्या बोल रहे हैं? इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, स्टेबल। लेकिन अगर मैं इसी बॉल को बच्चों कहां उठा कर रख दूं? यहां पर, और हल्का सा डिस्प्लेस करूं तो क्या ये अपनी पोजीशन पे कभी आएगी? नहीं आएगी। इसे बोलते हैं अनस्टेबल। क्या बोलते हैं? अनस्टेबल। और अगर कहीं ग्राउंड पर रख दें और उसे मारें तो वो कहां पर ही रहेगी? ग्राउंड पर ही रहेगी। इसे बोलते हैं बच्चों न्यूट्रल। बस आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं कि अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की टेंडेंसी रख रही है, यानी कि आपने उसे डिस्प्लेस किया और वो वापस उसी पोजीशन में आ रही है, तो समझ लो स्टेबल है। नहीं आ रही है तो अनस्टेबल है। ठीक है बच्चों, अभी हमने देखा एनर्जी का फॉर्मूला आया U = के PE cos थीटा आया। और एक बात को ध्यान रखना, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, और जब अनस्टेबल होगा तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा अगर किसी की एनर्जी बॉडी में ना रहे तो बेचारा खाट पे पड़ा होता है, स्टेबल है। और जिसके अंदर बॉडी में एनर्जी ज़्यादा होती है वो लड़ता फिरता है, यानी कि वो अनस्टेबल है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अब देखो अगर मैं एक डाइपोल को θ0 पर प्लेस्ड कर रहा हूँ, किस पर बच्चों? ये आपके पास है θ = 0 पर। θ = 0 होगा तो U = cos 0 क्या होता है बच्चों? तो 1 होता है, और cos 0 1 यानी -P। तो ये जो एनर्जी है वो मिनिमम एनर्जी है। क्या है? मिनिमम एनर्जी। और देखो बच्चों अगर मैं इसे हल्का सा भी डिस्प्लेस करूं तो ये वापस अपनी उसी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। अगर मैं इसे हल्का सा भी डिस्प्लेस कर रहा हूं तो वापस इस पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है जो उसे वापस उसी पोजीशन में ला रहा है। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? तो ये बच्चों हो गया आपका स्टेबल
इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गई कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी और वो वापस अपनी उसी पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई अब अनस्टेबल की बात करते हैं। तो बच्चों अगर अनस्टेबल देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए या नहीं? क्या होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा एनर्जी। वो कब होगी? जब ये बिल्कुल अपोजिट प्लेस्ड हो, यानी कि इधर माइनस होना चाहिए और इधर प्लस। ठीक है, यानी कि जो एंगल होगा अब वो कितना हो गया बच्चों? 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री एंगल होता है, आपको पता है कोस 180 होता है -1। क्या होता है? कोस 180 होता है -1। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो बच्चों प्लस हो जाएगा और एनर्जी जो होगी वो हो गई मैक्सिमम। और मैंने आपको बताया जिसकी एनर्जी ज़्यादा वो उतना ही अनस्टेबल। क्लियर है इतनी बात? यानी कि अगर मैं इसको घुमाता भी हूँ तो ये, अब देखो घूमने की इसकी बात, अगर ये इधर है तो इस पर बच्चों फोर्स किधर होगा? इधर होगा। और इस पर फोर्स इधर QE और इस पर फोर्स QE इधर। ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो ये ऐसे टॉर्क लगेगा। हल्का सा डिस्प्लेस किया, आगे ही चला गया, वापस आया ही नहीं। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? अनस्टेबल। तो क्लियर है इतनी बात कि स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा? अगर थीटा 0 डिग्री है तो समझ लो स्टेबल है, और थीटा अगर कैसा है 180 डिग्री है तो कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। क्यों है वो आपको मैंने बताया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जब वो आप उसको हल्का सा डिस्प्लेस करें और वापस आए, और हल्का सा डिस्प्लेस करने पे आगे ही चला जाए, वापस ना आए, तो वो अनस्टेबल होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी मिनिमम होती है और अनस्टेबल में एनर्जी मैक्सिमम होती है। क्लियर है बच्चों? तो अब तक हमने 2 टॉपिक अपने देख लिए, 3 सॉरी, एक फोर्स भी देखा कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स कितना है, टॉर्क कितना है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। क्लियर है इतनी बात? तो बच्चों अब इस पर करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। तो बच्चों देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डाइपोल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन सेपरेट बाय अ डिस्टेंस ऑफ इतना, यानी कि हमारे पास जो चार्ज दिया हुआ है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। डिस्टेंस आपको मैंने बताया था, जो डिस्टेंस आपको लेनी वो 2a लेनी है, वो है 5 × 10⁻⁻9 मीटर। एंड डाइपोल इज अलाइन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों आपको गिवन है 1.44 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। अब देखो आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल टू होल्ड इट एट एंगल 60 डिग्री, यानी कि θ1 अगर हम 0 डिग्री लें तो θ2 हमारा कितना है? 60। क्लियर है इतनी बात? चलो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था U = PE cos θ1 - cos θ2। P होता है तुम्हारे पास Q × 2a, Q × 2a E cos θ1 - cos θ2। Q की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19, 5 × -19, 5 × 10⁻⁻9, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.44 × 10⁻⁴, और cos θ1 यानी कि θ1 कितना है? 0, cos 0 - cos 60। क्लियर है? चलो भाई अब देखो पावर देखो, 19 और 9 हो गए 28, 28 में से 4 गए, कितना बचेगा आपका? 24। तो ये हो गया 8 × 1.44 × 10⁻⁻24 एंड 1 माइनस हाफ, कोई cos 60 की वैल्यू होती है हाफ और cos 0 होता है 1। तो 8 × 1.44 10⁻⁻24 हाफ, इससे कैंसिल। 4 4 16, 4 4 16 और एक 7, 5.76 × 10⁻⁻24 जूल। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत? सिंपल वैल्यू हमने पुट करी है फॉर्मूले में और कुछ नहीं है। फटाफट नोट करो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस। चार्ज आपके पास है 0.1 माइक्रोकूलम यानी 0.1 × 10⁻⁻6
यानी कि -7 कूलम, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस है वो आपकी 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 × 10⁻⁻² मीटर है। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। व्हाट मैक्सिमम टॉर्क, आपको बताया था मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 हो। तो टॉर्क का फॉर्मूला PE sin थीटा, P कितना होता है बच्चों, तो Q × 2A E sin 90, Q की वैल्यू 10⁻⁻7, डिस्टेंस 2 × 10⁻⁻2, इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁵ क्लियर है। तो ये आ जाएगा 2 × 10 की sin 90, आपको पता ही है कितना होता है 1, तो ये आ गया आपका 2 × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत। तो क्या करा, सिर्फ हमने वैल्यू रखी है फॉर्मूले में, और ये ध्यान रखना है कि टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब एंगल क्या हो बच्चों, 90 डिग्री हो। क्लियर है इतनी बात, फटाफट लिखो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 2 अपोजिट एंड इक्वल चार्ज, आपके पास चार्ज गिवन है 4 × 10⁻⁻8 कूलम व्हेन प्लेस्ड, डिस्टेंस भी आपके पास है 2 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, आप इसे चेंज कर लो मीटर में तो 10⁻⁻4 मीटर। अपार्ट फ्रॉम ए डाइपोल, दिस डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास है 4 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम। इफ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क सुनते ही दिमाग में थीटा की वैल्यू 90, आपको टॉर्क निकालना है तो टॉर्क होता है PE sin थीटा, P होता है Q × 2A × E, और हमारा जो मैक्सिमम टॉर्क है वो तभी होगा जब थीटा की वैल्यू 90 हो। Q कितना है, तो 4 × 10⁻⁻8, 2 × 10⁻⁻4, 4 × 10⁸ × 1, तो ये तो कैंसिल हो गया, हमारा आ गया कितना 4 × 2 = 8 × 4 × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। अब कंपेयर करो आप इससे, तो देखो यहाँ पर जो K है उसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी, अब तो 4 होगी। सिंपल है, आसान सा क्वेश्चन था, आपको दिया हुआ था आपको सिंपल टॉर्क का फॉर्मूला लगाना, तो उसमें मैक्सिमम टॉर्क की आपको कंडीशन लिखनी थी, वो जो दिया होता उससे आपकी K की वैल्यू निकल जाएगी। इतना आसान था, फटाफट लिखो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखो 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या रख दिया है बच्चों, डाइपोल को रख दिया है, ये रहा माइनस और प्लस, ठीक है, इसका सेपरेशन 2A। कह रहा है इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस बाय गिविंग ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों देखो अगर मैं इसको बहुत हल्का सा डिस्प्लेस कर दूं, मतलब ऐसे कर दूं, कितने एंगल से बच्चों, थीटा से, ये -Q और ये +Q। अब देखो इसे जैसे ही मैं डिस्प्लेस करूंगा, देखो ऐसे था और मैंने इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, तो मैंने बताया था कि इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इस पर फोर्स इधर, ये इसे इधर घुमाने की टेंडेंसी रखेगा, जैसे ही आप इसे ऐसे करके छोड़ेंगे ये वापस इधर आएगा, यानी कि एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क, मतलब जितना आपने इधर घुमाया था जैसे ही छोड़ोगे तुरंत एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, और वो हो जाएगा -PE sin थीटा। माइनस क्या दिखा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, आपने ऐसे किया उस डायरेक्शन में आ रहा, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने उसको डिस्प्लेस किया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, कि रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, जो उसे वापस उसी पोजीशन में लाता है। अब देखो बच्चों जैसे ही आपने इसको डिस्प्लेस करके यहाँ से छोड़ा तो ये यहाँ आएगा, अब रुकेगा तो है नहीं क्योंकि वेलोसिटी कुछ गेन कर चुका है, तो ये आगे जाएगा, फिर रुक के फिर वापस, तो इस तरह से ये क्या करने लगेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा को बच्चों हम क्या ले सकते हैं, थीटा। उसने बोला है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल अगर छोटा होता है तो साइन थीटा क्या होता है, थीटा। और आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा टो = I अल्फा, तो I अल्फा आ गया -K PE थीटा, यानी कि अल्फा
हमारे पास आ गया माइनस के पी ई अपॉन आई इंटू थीटा। और यही बच्चों कंडीशन होती है किसकी, एस एच एम की, यानी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट मोड ऑफ थीटा अपॉन अल्फा। तो क्या आप यहाँ से थीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो? तो क्या है थीटा अपॉन अल्फा, इससे आप इधर भेज दो, माइनस पी ई उल्टा हो जाएगा, माइनस के, आपने इसको इधर भेजा, इसको इधर, माइनस के आई अपॉन पी ई। मोड के अंदर लिखोगे तो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो आ गया आई ओवर पी ई। कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैंने क्या बताया कि जैसे ही मैं हल्का सा डिस्प्लेस करता हूँ, एक रीस्टोरिंग फोर्स उसे ला रहा है, रुक तो पाएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी गेन कर चुका है, तो आगे जाएगा, फिर रुकेगा, फिर वापस आएगा। इस तरह से क्या चलता रहेगा, एस एच एम। क्लियर है। तो हमने टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा। साइन अगर एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा को बच्चों क्या लिख देते हैं, थीटा। टो इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। अब देखो आई को नीचे भेज दिया, ये कंडीशंस किसकी बन गई, एस एच एम की। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट मोड ऑफ थीटा अपॉन अल्फा। तो यहाँ से बच्चों थीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू रख दी, हमारा आ गया ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है यहाँ तक। तो बच्चों हमने इस क्लास में देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है, टॉर्क क्या लग रहा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और फिर हमने उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन देखी और फिर बच्चों कुछ क्वेश्चन किए। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।